नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप और कानाफूसी पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी और सरकार की तमाम सारी अंदर की खबरें लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, लेकिन पुलिस में अभी भी अस्थाई डीजीपी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश में डीजीपी कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि यूपी को अस्थाई डीजीपी बहुत जल्द मिल जाएगा। चर्चा इस बात की है कि सरकार ने परमानेंट डीजीपी बनाने के लिए अफसरों का एक पैनल केंद्र को भेज दिया है। माना यह भी जा रहा है कि ये जो पैनल गया है, इसमें वर्तमान डीजीपी डीएस चौहान ही उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक डीजीपी बनेंगे। हालांकि वो पिछले 3 महीने से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, वो उसके साथ साथ इंटेलिजेंस और विजिलेंस ये सारे विभाग भी वो काम देख रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक और अस्थाई होने में अंतर लिखा पढ़ी का ही है। अधिकार सारे समान होते हैं और कहा जाए तो कुछ आत्मविश्वास की भी बात होती है। पिछले 3 महीने से डीएस चौहान लगातार काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि यूपी को एक परमानेंट डीजीपी मिले। सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी के जो नामों का पैनल भेजा है, उसमें 3 सीनियर अफसरों के नाम हैं, जिसमें सबसे सीनियर हैं डीजीपी ट्रेनिंग आरपी सिंह, और उनसे भी ऊपर पूर्व डीजीपी हैं मुकुल गोयल। उसके बाद एक डीजीपी का नाम आता है उसके लिए कि जीएल मीना। ये सारे लोग डीएस चौहान से सीनियर माने जाते हैं, और इसमें से 2 नाम ऐसे हैं जिनके रिटायरमेंट अब 6 महीने से कम बचा है, तो कुल मिलाकर उनका नाम वैसे भी पास नहीं होगा, कट जाएगा। जीएल मीना और आरपी सिंह, ये दोनों का रिटायरमेंट कम है 6 महीने से, तो लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है उसके तहत ये 2 नाम कट जाएंगे। अब जो 3 नाम पर चर्चा हो सकती है, उसमें मुकुल गोयल और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा और वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान के नाम शामिल है। मुकुल गोयल को सरकार ने जिस तरह से विदाई दी, तो स्वाभाविक है कि एक नाम भेजने की परंपरा और मजबूरी जरूर है, लेकिन उनको दोबारा से मौका सरकार देने वाली नहीं है। दूसरी ओर राजकुमार विश्वकर्मा हैं, वो सीनियर हैं, लेकिन जो भरोसा वह इस समय देवेंद्र सिंह चौहान को हासिल है, वो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद डीएस चौहान डीजीपी पद के लिए है। तो ये उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 सप्ताह के भीतर नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि अभी सबसे सीनियर में देखा जाए तो मुकुल गोयल हैं, और पिछले 8 मई को उनको हटा दिया गया था डीजीपी पद से। उनकी नौकरी भी 2024 तक है, लेकिन उनकी संभावनाएं बहुत कम है। विश्वकर्मा की नौकरी भी मई 2023 तक है, और वर्तमान जो कार्यवाहक डीजी हैं उनकी नौकरी भी मार्च 2023 तक है। तो ये सब अधिकारी आसपास ही हैं, लेकिन अब जब बात आती है कसौटी की, तो वहाँ पर भरोसे पर जो अफसर खरा उतरता है, सरकार ऐसे पदों पर उनको मौका देती है। तो ये माना जा रहा है कि यूपी को बहुत जल्दी पूर्णकालिक डीजीपी मिलेगा, और डीएस चौहान इस पद के प्रबल दावेदार हैं, और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुरूप प्रदर्शन करे, परफॉर्मेंस करे, अपराधियों पर लगाम कसे, ईमानदारी के साथ करे। ये सब चीज़ें उनकी प्रियॉरिटी में हैं, और आने वाले वक्त में
उनको सरकार ने अगर मौका दिया तो स्वाभाविक है कि वो यूपी पुलिस में अपना 100% देकर सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगली खबर भी पुलिस महकमे से जुड़ी है और बहुत बड़े बड़े अफसरों से जुड़ी है। आप देखते होंगे कि पुलिस महकमे में जो आईपीएस अफसर होते हैं, जूनियर से लेकर सीनियर तक जैसे बढ़ते जाते हैं, उनके कंधे पर स्टार तमगे वो भी बढ़ते जाते हैं। अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, फिर कॉलर बैंड और उसके साथ तलवार और तमाम सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाई पड़ती हैं। आप समझ जाएंगे कि कोई बहुत बड़ा अफसर है। जब वो उधर से जिधर से गुजरता है पूरा महकमा उसको सैल्यूट करता है। लेकिन आज हम कहानी एक ऐसी आपको सुनाएंगे जो ऐसे अफसरों का कहा जाए कि एक तरह से डंपिंग यार्ड है। डंपिंग यार्ड बड़े बड़े तमगाधारियों के लिए है। उनको सजा याफ्ता आप कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में एक शाखा, एक विंग ऐसी है जो अफसरों के लिए सजा याफ्ता बन गई है और वहाँ पर भेजे जाने वाले अफसरों को काला पानी भेजे जाने की तरह माना जाता है। बात उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण निदेशालय की हो रही है। प्रशिक्षण निदेशालय में ऐसे ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो डीजीपी बनने की स्थिति में हैं, लेकिन संट करके डाल दिए गए और खाली टाइम पास कर रहे हैं, सजा काट रहे हैं। पुलिस का जो प्रशिक्षण महकमा है, जो उसका शाखा है, वो माना यह जाता है कि जो ऊपर वाला किसी अफसर से नाराज होता है वो इनको इसी शाखा में भेज देता है। जाओ कहीं स्कूल में मास्टर बनो, पढ़ाओ, कहीं ट्रेनिंग दो और पढ़े रहो लखनऊ से दूर। तो ये सजा याफ्ता सेल की तरह बनता जा रहा है। हालांकि सरकार जब ऐसे अफसरों को वहाँ तैनात करती है तो ना तो उनका रैंक देखती है और ना उनका रुतबा, ना उनका अतीत। उसको जिस पर अपना गुस्सा जाहिर करना होता है उसको ट्रेनिंग सेंटर रवाना कर देती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस का जो प्रशिक्षण निदेशालय है अब वो एक बदनाम सेल की तरह है और यहाँ पर अफसरों की भरमार लगी है। जहाँ पर 2 आदमी होने चाहिए वहाँ 5 हैं। इस तरह से अफसरों को वहाँ पर डाला गया है। अगर आप इस सेल की ओर निगाह डालें तो एसपी से ज़्यादा यहाँ डीआईजी हैं, डीआईजी से ज़्यादा यहाँ एडीजी तैनात हैं और एडीजी के बाद यहाँ पर डीजी रैंक के भी 2-2 अफसर तैनात हैं। एक तरफ यूपी पुलिस की बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जहाँ पर आईपीएस अफसर नहीं हैं, जहाँ पद खाली हैं, अफसरों का अभाव है, लेकिन प्रशिक्षण निदेशालय में डीजी रैंक के 2-2 अफसर तैनात हैं, जबकि एक ही अफसर होना चाहिए। और एडीजी तो भरमार है, 9 एडीजी तैनात हैं और 5 डीआईजी, 2 एसपी। इतनी बड़ी फोर्स सब लाके ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग का कराया जा रहा है कि व्यायाम कराया जा रहा है कि उठक बैठक कराई जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। डीजी रैंक में आरपी सिंह प्रशिक्षण निदेशालय के मुखिया हैं और उनके साथ आप देखेंगे तो एडीजी संजय एम तरडे, तनुजा श्रीवास्तव सुल्तानपुर पीटीएस में तैनात हैं, अजय आनंद पीटीसी सीतापुर में तैनात हैं, जकी अहमद एटीसी सीतापुर में तैनात हैं, सुजीत पांडे अंबेडकर एकेडमी मुरादाबाद में तैनात हैं, जयनारायण सिंह पीटीसी मुरादाबाद में तैनात हैं, रवि जोसेफ लोकू पीटीसी जालौन में, ज्योति नारायण पीटीसी उन्नाव में, नवनीत सिकेरा कहीं पीटीसी कहीं पीटीएस कहीं एटीसी, तमाम सारी नाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनसे हम बड़े बड़े काम ले सकते थे उत्तर प्रदेश में, उनसे हम ट्रेनिंग सेंटर में जो पढ़ाई चल रही है किताब कापी दिखवा रहे हैं, मैदान की साफ सफाई घास छुलाई दिखवा रहे हैं। हम ऐसे अफसरों का क्या सदुपयोग कर पाते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने ये नाम लिए गए हैं इसमें कई नाम ऐसे हैं जिनकी ईमानदारी, जिनकी कार्यशैली यूपी की सरकार भी जानती है और पूरे विभाग के लोग उनके नाम की कसम भी खाते हैं। लेकिन पता नहीं कौन ऊपर वाला उनसे नाराज हुआ
कि उनको किसी को मुरादाबाद भेज दिया, किसी को सीतापुर डाल दिया। लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर थे सुजीत पांडे, 2 साल हो गया, सरकार ने उनको ट्रेनिंग सेंटर में डाल रखा है सीतापुर में, और वहीं नीमसार में भजन पूजन करें, वहीं पड़े रहें। यूपी पुलिस के बेहतरीन अफसरों में जयनारायण सिंह का नाम शुमार है। वो ईमानदारी की एक मिसाल भी है आज की तारीख में। लेकिन क्या नाराज़गी है, वो मुख्यमंत्री के ज़िले में एडीजी भी रहे, उनकी ईमानदारी 100% की है, फिर भी उनको पिछले 1.5-2 साल से मुरादाबाद में ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी में डाल के रखा हुआ है। तो ये जो व्यवस्था है ये दर्शाती है कि जो हमको पसंद है वो हमेशा मलाई काटेगा, जो काबिल हो लेकिन हमें ना पसंद हो तो फिर वो मुख्य धारा में नहीं रह सकता। क्या इस तरह की व्यवस्था पर कोई ध्यान देने वाला है? हम उम्मीद अब ये करें कि गृह विभाग में एक नया निजाम आया है, नए एसीएस, नए डीजीपी, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के इस डंपिंग यार्ड से कुछ अफसरों को बाहर निकालें, कुछ बोझा कम करें, कुछ लोगों को फील्ड में फिर से मौका मिले। शायद इसी उम्मीद में लोग आस लगाए बैठे हैं। आईपीएस अफसरों के बाद अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आईएएस संवर की ओर लौटते हैं। अभी यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अचानक से एक चौंकाने वाली खबर आई। खबर यह है कि योगी सरकार के सबसे बेहद भरोसेमंद अफसर रहे अवनीश अवस्थी एक बार फिर से यूपी सरकार में महत्वपूर्ण रोल में वापसी कर सकते हैं। यानी अवनीश अवस्थी दोगुनी ताकत से उत्तर प्रदेश की सरकार में वापस आने वाले हैं। इस खबर ने ये जंगल में आग की तरह थी, खूब फैली। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अवनीश अवस्थी का रिटायरमेंट ब्यूरोक्रेसी में एक युग के अंत की तरह है। लोग ये मान रहे थे कि सरकार उनकी क्षमता का रिटायरमेंट के बाद भरपूर इस्तेमाल करेगी, उनको फिर से मुख्य धारा में लाएगी। लेकिन जब उनकी विदाई हुई तो ये तमाम सारे सवाल खड़े हो गए कि क्यों अवनीश अवस्थी को अब तक कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। क्या सरकार ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या अब उनकी वापसी उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी भूमिका में मुश्किल है? लेकिन इन सब कयासों को धता बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में यह ऐलान किया कि अवनीश अवस्थी अब उनके मुख्य सलाहकार बनेंगे। इसके बाद से सत्तासीष के तमाम समीकरण अचानक से बदलते नजर आए, या यूं कहे कि गड़बड़ाते नजर आए। सरकार अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बनाने की तैयारी में है, और लोग ये भी कहते हैं कि अब वह पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होकर निकलेंगे और अब वो सारे विभागों पर नज़र रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह भी बताने लायक है कि अवनीश अवस्थी भले 31 अगस्त को रिटायर हो गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी सारी सुविधाएं यथावत रखी हैं। यानी कि उनके पास सिक्योरिटी और सरकारी जो सुविधाएं हैं, आवास, वाहन, ये सब अभी एज इट इज़ है। तो ये साफ है कि वो मुख्यमंत्री के बेहद भरोसेमंद अफसरों में आज भी हैं, और संकेत कई आ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्द होने वाला है, और वो ये होगा कि अवनीश अवस्थी को कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा। हालांकि इस खबर ने अवनीश अवस्थी के विरोधी गुट में एक निराशा सी भर दी है, माहौल में सन्नाटा सा छा गया है। लेकिन थोड़ा से लोगों को संतोष इस बात का है कि उनकी नई तैनाती के आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। सबकी नज़र उनकी इस नई भूमिका पर है और उस पर मिलने वाले अधिकारों पर टिकी है। लेकिन ये साफ है कि अवनीश अवस्थी एक बार बाउंस बैक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ पिछले 6 सालों से उन्होंने रात दिन जो काम किया है, जो परफॉर्मेंस दी है, उसी का नतीजा है कि उनके हटने के बाद उनके द्वारा देखे जाने वाले विभाग अब 6 प्रमुख सचिव देख रहे हैं।
तो जो आदमी 6 आदमी का काम अकेले करता रहा हो, उसकी विदाई क्या इतनी आसानी से होगी? और उसका जब वापसी होगी तो फिर वो कितनी महत्वपूर्ण होगी? तो ये सब की निगाह इस पर है कि वो सीएम के चीफ एडवाइज़र बनकर लौटने वाले हैं। हालांकि जब ये आदेश जारी होगा तो स्थितियां और साफ होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि अवनीश अवस्थी जैसे अफसर सरकार के लिए बेहद आवश्यक भी है, जो अत्यधिक मेहनत में भरोसा करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और परिश्रम के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो आदमी के काम को पहचान दिला सके। तो स्वाभाविक है कि उनका आगमन, उनकी वापसी उत्तर प्रदेश की सरकार में निगरानी के तंत्र को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही साथ नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ यूपी में लोगों को वो अपनी सेवाएं देंगे। महानगरीय कल्चर में होटल संस्कृति बड़ी अनिवार्य है। जो अभिजात्य वर्ग है, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए होटल काफ़ी मौज मस्ती की जगह भी है। लेकिन राजधानी के एक होटल में हुए अग्निकांड ने कई सारे अफसरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जो उस अग्निकांड में इसलिए फंसे हैं कि उनके समय में यहाँ पर ये होटल बेधड़क चलता रहा, भ्रष्टाचार की तमाम सारी नई इबारतें लिखी जाती रही। इस अग्निकांड ने लखनऊ के अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी है। लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के लिए इंजीनियर से लेकर आईएएस अफसर तक जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। आप राजधानी लखनऊ में बैठे हैं, जहां पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से तमाम सारे होटल संचालित हो रहे हैं। वहां सैकड़ों लोग आते जाते हैं, पार्टियां होती हैं, लोगों का जीवन पल पल दांव पर लगा होता है। लेकिन कैसे 9 विभाग मिलकर बिना अथॉरिटी वाले होटल को एनओसी दे देते हैं। बिजली विभाग 250 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन दे देता है। हर चीज़ जब इस देश में गांधी जी के छाप पर आधारित हो तो वहाँ कोई भी अवैध काम करने वाले कुछ भी करा ले जाते हैं। फंसी तो गर्दन इंजीनियरों की है, लेकिन अब इसकी जद में एलडीए के 5 बीसी भी आए हैं। बताया जाता है कि इस होटल का निर्माण जो है वो 2016-17 के बीच हुआ था। इस दौरान लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में डीएम और बीसी सत्येंद्र सिंह यादव थे, जो दोनों पदों पर थे और दोनों हाथों से सब काम करते थे। आज उस होटल को बने हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। वहाँ अग्निकांड हुआ, 4 लोग मर गए। इस दौरान एक और बहुत चर्चित नाम आया लखनऊ के इतिहास में। ऐसे मौके कम आए कि जब कोई डीएम और बीसी दोनों पदों पर एक साथ रहा हो। अखिलेश यादव की सरकार में सत्येंद्र यादव थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभिषेक प्रकाश को ये सौभाग्य हासिल हुआ। अभिषेक प्रकाश लेवाना होटल में बैठकी के लिए काफ़ी मशहूर रहे। जब जिले का डीएम और बीसी दोनों चार्जधारी व्यक्ति इस होटल पर मेहरबान हो तो गधा रातों रात पहलवान हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस होटल में रात भर अवैध रूप से चलने वाली पार्टियां और उसमें शामिल होने वाले बड़े घरों के लोग, अफसर, ये सब उनका एक बड़ा अड्डा था। लखनऊ में बीजेपी सरकार में 2.5 साल अभिषेक प्रकाश डीएम रहे। वो एलडीए के बीसी के भी चार्ज पर रहे। उनकी मनमानियों को लिए लोग जानते हैं वो कितने कुख्यात हैं। उनकी मेहरबानी से ये होटल भी काफ़ी फला फूला है। हालांकि इस जांच में 5 बीसी के नाम आए हैं, लेकिन 2 सबसे चर्चित नाम ही हैं इसमें। बाकी अक्षय त्रिपाठी और कुछ लोग थोड़े थोड़े समय के लिए रहे। लेकिन इस एक होटल के बहाने आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए, मंडलायुक्त लखनऊ जो जांच कर रही हैं उसमें वर्तमान में पिछले 5 सालों में अगर अभिषेक प्रकाश के कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे लंबा वो लखनऊ में डीएम रहे हैं। अभिषेक प्रकाश जिस तरह से बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए और उनके ऊपर ये तंज कसते हैं तमाम राजनीतिक दलों के लोग,
कि उनके पास इतनी संपत्तियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसे अधिकारी योगी सरकार के लिए कितना बड़ी बदनामी थे, कितना बड़ा दाग थे, ये उनके हटने के बाद अब पता चलता है। आज इस होटल के अग्निकांड में जो लोग मरे हैं, जो जांच हो रही है, जो अवैध काम होते रहे, उसके लिए ये सारे अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर इन अधिकारियों को छोड़ा जाता है तो ये माना जाएगा कि फिर गांधी जी की सत्ता हमेशा चलती रहेगी और जो प्रभावशाली हैं उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाई है, उनकी जांच क्या नहीं होगी? अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में रह के सरकार की नाक के नीचे बेधड़क गलत काम किए, अवैध काम किए, ढेर सारी संपत्तियां बनाई और वसूली की, ऐसे अफसरों पर सरकार कब तक मेहरबान रहेगी? जरूरत है इस पूरे मामले की एसआईटी जांच हो या ऐसे अफसरों की सीबीआई की जांच हो जो एक नहीं दर्जनों सैकड़ों मामलों में लिप्त हैं। अब वक्त ये तय करेगा आने वाला कि सरकार ऐसे अफसरों को लीपापोती करके बचा लेती है या जो लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और राजधानी लखनऊ में जो लोग होटलों में आते जाते हैं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए ऐसे अफसरों पर कुछ ऐसी कार्रवाई कर दे जो आगे भविष्य में एक नज़ीर बने। बहरहाल आज पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको मंदर भोपाली साहब की कुछ लाइनों के साथ फिर छोड़ जाएंगे जो इस प्रोग्राम की सच्चाई को भी बयां करती हैं और जो कानाफूसी जो चर्चाएं हैं उनके साथ साथ ये बताती हैं कि इसमें बहुत सारी ईमानदारी और सच्चाई से बातें कही जाती हैं। बहरहाल सुनिएगा कि वफा खुलूस तरफदारियाँ नहीं चलती, हमारे साथ ये बीमारियाँ नहीं चलती। ये आईना है सदाकत बयान करता है कि इसके आगे लोगों की मक्कारियाँ नहीं चलती। नमस्कार।